बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, MA फाइनल, पेपर 7 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको आर्थिक गतिहीनता के 2 कारण बताए। अब मैं तीसरा कारण बता रही हूँ, धार्मिक दृष्टिकोण और अभिवृत्तियाँ। कुछ जो इतिहासकार हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, उनका मानना है कि आर्थिक गतिहीनता के लिए लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों को भी उन्होंने दोषी ठहराया है। उनका मानना था कि भारत में हिंदू धर्म के प्रभाव से लोग भौतिक वस्तुओं से कम लगाव रखते थे। वो परलोक में विश्वास करते थे, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, इस संसार जो है वो नश्वर है, हमें वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। तो जो अर्थशास्त्री है, विशेष रूप से जो पाश्चात्य अर्थशास्त्री है, उनका ये मानना है कि जो धार्मिक दृष्टिकोण था, उन दृष्टिकोणों ने भारत को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में तो हिंदू धर्म सनातन रूप से विद्यमान है। आप प्राचीन भारत देखेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। सारे पश्चिमी देश भारत की तरफ आने को लालायित रहते थे, भारत से व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे। आप उसके बाद के पीरियड में हम देखते हैं, चाहे वैदिक देखते हैं, चाहे मौर्य देखें, गुप्ता, हर्ष, राजपूत काल, मिडिवल, मध्यकालीन मुगलों का इतिहास हम देखें, तब भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और निरंतर भारत में विदेशी मुद्रा आती थी। तो क्या तब भारत में हिंदू धर्म नहीं था? तब भी भारत में हिंदू धर्म था। और जब अंग्रेज भारत में आए तब भी हिंदू धर्म था। तो हम ये कहें कि जो धर्म था उसने आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करी, ये उचित नहीं है। आर्थिक विकास के साथ धर्म की ये बात जो है वो मेल नहीं खाती है। इस बात को लेकर आर्थिक गतिहीनता के लिए जिम्मेदार ठहराना ये उचित नहीं है। ये बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है, क्योंकि समाज में कई वर्ग होते हैं। हो सकता है एक वर्ग है वो किसी चीज़ का विरोध करता है, किंतु एक वर्ग हमेशा, जिसको आप बौद्धिक वर्ग कहते हो, वो हमेशा नई चीज़ों को समाज में इंट्रोड्यूस करने के लिए ललायित रहता है। तो वो वर्ग हमेशा भारत में था। तो वो वर्ग अंग्रेज जब आए तब भी विद्यमान था। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये कहना कि धर्म भारत में था, हिंदू धर्म भारत में था, इसलिए भारत में आर्थिक गतिहीनता थी, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देश में उद्यम और निवेश संबंधी क्रियाओं की कमी का प्रधान कारण धर्म नहीं होकर उस समय उद्यम और निवेश के अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक सुविधाएं जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्पन्न नहीं की। ये सर्वविदित है कि जब ईसाई धर्म में भी तो वो अंश हैं जो हिंदू धर्म में है, ईसाई धर्म भी वही बात करते हैं जो हिंदू धर्म में है। कहीं कहीं वो ऐसी भी बात करता है कि सुई के सुराग से ऊँट का निकल जाना तो आसान है, किंतु धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना आसान नहीं है। जब ईसाई धर्म ऐसी बात कर अपने राष्ट्र की प्रगति कर सकता है, तो भारत का तो आध्यात्म भी बहुत उन्नत है, तो भारत अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। तो ये जो पाश्चात्य अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा इस तरह की बात कहना कि भारत में धर्म के प्रति लोग रूढ़िवादी थे, भारतीय लोग धार्मिक थे, इसलिए उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत है। ये अवश्य है कि भारत में थोड़ी रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, किंतु निसंदेह ही मुख्य रूप से जो इसका कारण था आर्थिक गतिहीनता का, वो यही था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का उचित प्रयोग भारत के लोगों के लिए नहीं किया। ना ही भारत में उन्होंने ग्रामीण उद्योग धंधों को, ग्रामीण कृषि को तो समाप्त कर दिया, किंतु उसकी जगह नई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। इसी कारण से भारत में आर्थिक गतिहीनता प्रारंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक ढांचा। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है
जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उनका मानना ये भी था कि भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था कि भारत में आर्थिक तंत्र जो था वो मजबूत नहीं हो सका। तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनका प्रतिकूल प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, किंतु हम पूर्ण रूप से इस सामाजिक ढांचे को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हमारे यहाँ ये ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा थी, जाति प्रथा थी, श्रम व पूंजी की गतिशीलता हमारे यहाँ रुकी हुई थी, व्यवसाय के चयन की भी स्वतंत्रता नहीं थी कि भाई पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति पर्टिकुलर वर्क ही कर सकता है, अगर वो दूसरा कार्य करना चाहता तो वो नहीं कर सकता था। किंतु बाद में हम मध्यकाल में देखते हैं धीरे धीरे जो ये बैरियर्स थे ये भी समाप्त हो गए थे और भारत की अर्थव्यवस्था नगरीय अर्थव्यवस्था जैसी होनी शुरू हो गई थी। किंतु फिर भी अगर ये माना जा रहा है कि सामाजिक ढांचा कहीं ना कहीं आर्थिक स्टैग्नेंसी के लिए, आर्थिक अवरोध के लिए जिम्मेदार है, तो ये उचित नहीं होगा। सामाजिक संस्थाएं जो थी वो प्रतिकूल प्रभाव थोड़ा बहुत डालती हैं, किंतु मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जो सरकार की नीतियां थी वो कभी भी भारत के हित में नहीं थी। उन्होंने जो भी नीतियां बनाई वो अपने हित के लिए बनाई। इस कारण से भारत में आर्थिक गतिहीनता रही। अगर आप देखें कि लंबे समय तक उन्होंने भारत की कृषि के विकास के लिए, भारत में उद्योगों के विकास के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, जबकि भारत में भी पूंजीवादी मौजूद थे, पूंजीपति लोग मौजूद थे, हमारे यहाँ श्रम मौजूद था। सब कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई नीति भारत के पक्ष में नहीं बनाई और ये सब कारण जो थे वो भारत में आर्थिक अवरोध के लिए, जो आर्थिक गतिहीनता थी उसके लिए जिम्मेदार ठहरे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विदेशी सरकार की नीति तथा भूमिका। ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि उन लोगों ने शिक्षा और कृषि के विकास के महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया कि शिक्षा का विकास करना है, कृषि का विकास करना है। उन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारतीय हस्तशिल्पों को तो ख़त्म कर दिया। एक तरह से भारत में अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, तो उन्होंने उन उद्योगों को ख़त्म कर उसका रिप्लेसमेंट कहीं भी नहीं किया। अगर आप उनकी नीतियाँ देखेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने इस तरह की नीतियाँ बनाई जो कि भारत के हित में नहीं थी।